गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट ऑल ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर नंबर 6 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा। आपका चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI इम्पोर्टेंट 2020 एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर वाइज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके पहले मैं आपको चैप्टर 5 बताया था। ये चैप्टर नंबर आपको 6 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, फाइटिंग विधि में रिमूवल ऑफ टेम्परेचर जाना जाता है। आपको बताना है फाइटिंग विधि में रिमूवल ऑफ टेम्परेचर जाना जाता है स्टारवेशन, ब्लैंकेटिंग, स्मूथनिंग या कूलिंग। तो आपके पास बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा जिसमें से आपको एक आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फाइटिंग विधि में रिमूवल ऑफ टेम्परेचर जाना जाता है कूलिंग। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है क्या कहलाता है। आपका सवाल है, एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए जोखिम लेता है क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मर्चेंट, इंटरप्रेन्योर, व्यापारी, सेल्स एजुकेटिव। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेन्योर। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शोर, कंपन और रेडिएशन आदि आता है इसके अंतर्गत। NCVT अगस्त 2015। देखिए, आपको मैं बता दूं कि NCVT अगस्त 2015 जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको VVI है, सभी एग्जाम में आए हुए ऐसे प्रश्न है। शोर, कंपन और रेडिएशन आदि आता है इसके अंतर्गत भौतिक हैजार्ड, रासायनिक हैजार्ड, जैविक हैजार्ड, यांत्रिक हैजार्ड। तो आपके पास प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है। शोर, कंपन और रेडिएशन आदि आता है आपको भौतिक हैजार्ड के अनुसार। तो भौतिक में ही आपको शोर, कंपन, रेडिएशन आता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के ग्राहक कौन है। एक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के ग्राहक कौन है। NCVT फरवरी 2015। तो एक संगठन के सभी कर्मचारी, सभी समुदाय, सुरक्षा मैनेजर, सुपरवाइजर और सहायक, प्रबंध के CI लेवल के कर्मचारी तक। तो आपको हम बता दें कि एक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य जो है एक संगठन के सभी कर्मचारी और समुदाय ग्राहक होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यस्थल पर विद्युत झटके दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। NCVT फरवरी 2015। कार्यस्थल पर विद्युत झटके दुर्घटना का मुख्य कारण है सुरक्षा कपड़े न पहनना, पावर सप्लाई के आइसोलेटेड में चूक, सुरक्षा चिन्ह न देखना, खराब देखभाल। तो कार्यस्थल पर विद्युत झटके दुर्घटना का मुख्य कारण है आपको पावर सप्लाई के आइसोलेटेड में चूक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के ग्रसित कर्मचारी को किए जाने वाला भुगतान कहलाता है। कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के ग्रसित कर्मचारी को किए जाने वाला भुगतान कहलाता है मृतत्व लाभ, निर्भरता लाभ, बीमारी लाभ,
अक्षमता लाभ। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको हम बता दें कि देखिए इसमें पहले ही कहा जा रहा है आपको कि कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के ग्रसित कर्मचारी को अक्षमता यानी कि अक्षमता का लाभ आपको जो है भुगतान कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हाथ सुरक्षा इसके द्वारा किया जाता है। एनसीवीटी अगस्त 2015 हाथ सुरक्षा इसके द्वारा किया जाता है। चश्मा, हेलमेट, मास्क, दस्ताना। तो हाथ सुरक्षा के लिए आपको मास्क की तो ज़रूरत मुंह में है, चश्मा आँख के लिए है, हेलमेट सिर के लिए है। तो हाथ सुरक्षा के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है दस्ताना। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सुरक्षित कान संरक्षण के खिलाफ है। शोर, विकिरण, कंपन, वायुदाब। सुरक्षित कान संरक्षण के खिलाफ है। सुरक्षित कान संरक्षण के खिलाफ है। आपको हम बता दें शोर जो है सुरक्षित कान के लिए बहुत ही खिलाफ है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जब आप विद्युत उपकरण प्रयोग कर रहे हो तो सुनिश्चित कर लीजिए कि इंसुलेशन फेल नहीं हुआ है। तो क्यों, इससे क्या होगा आपको? शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है, कोई सर्किट नहीं आता या होता है, उच्च वोल्टेज हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप विद्युत उपकरण का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित कर लीजिए कि इंसुलेशन फेल नहीं हुआ है। तो आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जब हम किसी विद्युत उपकरण पर काम कर रहे होते हैं तो आसपास का क्षेत्र गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई फिसल सकता है या विद्युत प्रवाह के लिए किसी शरीर के प्रतिरोध बढ़ा देता है या विद्युत प्रवाह के लिए शरीर प्रतिरोधक को घटा देता है। इससे वोल्टेज कम या अधिक हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी विद्युत उपकरण पर काम कर रहे होते हैं तो आसपास के क्षेत्र गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विद्युत प्रवाह के लिए शरीर के प्रतिरोध को घटा देता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो निम्न में कौन जैविक खतरा है? वायरस, थकान, शराब पीना या वृद्धा अवस्था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जैविक खतरा जो है आपको वायरस है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पूरा महामारी चारों तरफ किया हुआ है, प्रत्येक देश में कोरोना वायरस, यानी कि जैविक खतरा जो है आपका वायरस है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाने पर कहा जाता है कि दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, वे की जाती है, करवाई जाती है, कोऑर्डिनेट की जाती है, कॉपी की जाती है। दोस्तों एनसीवीटी जुलाई 2016 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको हम बता दें कि कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाने पर कहा जाता है कि दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, वे करवाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जब आप खाली करने वाली चेतावनी यानी कि अलार्म सुनते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको जब अलार्म सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपके पास जो सामान है उसे लेना बंद करना, अपने सुपरवाइज़र को बुलाइए, आगे के निर्देश का इंतज़ार करें, आपातकालीन स्थान में जमा होने के लिए तुरंत चल दें। तो आपको हम बता दें कि जब आप खाली करने वाली चेतावनी अलार्म सुनते हो तो आपातकालीन स्थान में जमा होने के लिए तुरंत चल दें। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा अगर आप काम करते वक्त घायल हो जाए तो कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो आपको क्या करने चाहिए, आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि अगर आप काम करते वक्त घायल हो जा रहे हो तो घर चले जाना चाहिए, अस्पताल चले जाना चाहिए, अपने सुपरवाइज़र को सूचना देनी चाहिए, अपने परिवार को बताना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, आपको अगर आप घायल हो जा रहे हैं तो आपको जो है अस्पताल चले जाना चाहिए, क्योंकि आपको इलाज तो अस्पताल में ही होगा ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चित्र में दिखाया गया है कि व्यक्ति अपने कान में क्या पहने हुए हैं। दोस्तों चित्र तो आपको दिखाया गया है बट इसमें नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ईयर मफ, ईयरिंग, ईयर प्लग और ईयर कैप। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चित्र में दिखाया गया है कि आप जो है क्या पहन सकते हैं, ईयर यानी कि कान में, तो प्लग लगा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गॉन्टलेट्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जो प्रयोग किया जाता है। गॉन्टलेट्स व्यक्ति सुरक्षा उपकरण है जो प्रयोग किया जाता है पैरों सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए, कानों की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो गॉन्टलेट्स जो है हाथ की सुरक्षा के लिए आपको पहना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक व्यक्ति दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है, एक व्यक्ति है जो दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है, तो उसे जो प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए वह क्या कहलाता है। उसे गर्म पानी दीजिए, उसके मुंह पर ठंडा पानी छिड़किए, उसे अच्छी हवादार जगह लिटाइए, उसे कृत्रिम रेस्पिरेशन यानी कि श्वास दीजिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है कि यदि आप किसी व्यक्ति को दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है तो ज़रूरी चीज़ें जो आपको होती है, उसके मुंह पर आप जो है ठंडा पानी का छिड़काव कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आग लगने पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर तभी प्रयोग करनी चाहिए यदि केवल छोटी सी आग लगा हो, आप उसका प्रयोग करना जानते हो, आग फैलाना प्रारंभ हो रही है, लोग इमिनेंट डेंजर में हो। दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन है, आग लगने पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर तभी प्रयोग करना चाहिए जब केवल आपको छोटी सी आग लगा हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या पीपीई, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या पीपीई है, इसके बारे में आपको बताता हूँ पूरे डिटेल्स में। क्या है पीपीई? पैसा है, तरक्की है, प्रमोशन है, इनमें से कोई नहीं है, कार्यस्थल का वातावरण है। पीपी का मतलब आपका हो गया कि जहाँ कार्यस्थल अपनी कार्य आप करते हैं वहाँ का वातावरण जो हो अच्छा होना चाहिए, कार्यस्थल के जगह वातावरण सही होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब आप किसी अति गंभीर रूप से घायल किसी व्यक्ति की मदद को पहुंचते हैं तो सबसे पहले 3 काम ABC के रूप में आप क्या करने को सोचते हैं। ये ABC क्या है? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एयर फ्लो ब्रेस्ट सर्कुलेशन, एयर स्पेस ब्रीदिंग साइफर, एयरवे ब्रेस्ट सर्कुलेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ABC क्या है। जब आप किसी अति गंभीर रूप से किसी भी घायल व्यक्ति को मदद के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले 3 काम ABC के रूप में दिया जाता है, वो है आपको एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कार्यशाला में काम करते वक्त हमें हार्श प्ले में लिप्त नहीं होना चाहिए। यह हार्श प्ले का अर्थ क्या है? आपको बताना है किसी कार्यशाला में अगर आप काम कर रहे हैं तो
हार्स प्ले में लिप्त नहीं होना चाहिए या हाँ, हार्स प्ले का अर्थ क्या है? अनधिकृत कार्य, खराब और शोरगुल वाला व्यवहार, सामग्री की बर्बादी, बिजली के उपकरणों के साथ छेड़छाड़। तो देखिए, कार्यशाला में कार्य करते समय हमें हार्श प्ले का मतलब होता है खराब और शोरगुल का व्यवहार करना। तो आपको शोरगुल और व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यशाला में रास्ते में औजारों को छोड़ देने से क्या होगा? कार्यशाला में रास्ते में अगर आप औजार छोड़ देते हो तो क्या होगा? ठोकर लगने का खतरा, रसायन का बिखराव, अतिरिक्त भंडारण की जगह औजार सहज पा सकते हैं। देखिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका सवाल है, कार्यशाला में रास्ते में आप औजार छोड़ेंगे तो क्या होगा? आपको ठोकर लग सकता है, यानी ठोकर लगने का खतरा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ISO 9000 नामक स्टैंडर्ड ISO के द्वारा विकसित किया या है और यह बना है 3 कोर नामक स्टैंडर्ड से, 4 कोर मानक स्टैंडर्ड से, या 5 कोर मानक स्टैंडर्ड से, या 6 कोर मानक स्टैंडर्ड से। तो ISO 9000 नामक स्टैंडर्ड जो है आपको 4 कोर मानक स्टैंडर्ड से आपका बना हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ तक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात है तो कौन सा अधिनियम एक्ट मालिक की वैधानिक आवश्यकता से संबंधित है? फैक्ट्रीज अधिनियम, निम्नतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारियों का स्टेट इंसुलेशन अधिनियम, या मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की बात है तो कहा जाता है कि मालिक की वैधानिक आवश्यकता जो है फैक्ट्रीज अधिनियम है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेफ्टी तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू है NCVT फरवरी 2017। सेफ्टी तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू है अनुकूलतम, यानी कि ऑप्टिमल, व्यावसायिक या परिचालन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपके पास तो 4 ऑप्शन हैं। तो व्यावसायिक सेफ्टी तथा हेल्थ कार्यस्थल पर लागू है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक रासायनिक आपदा है, यानी कि केमिकल हैजार्ड? अमोनिया, चापर, भारी मशीन, सभी। तो देखिए, आपको हम बता दें कि अमोनिया जो है एक रासायनिक आपदा है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत आपदा निम्न के कारण घटित हो जाती है NCVT फरवरी 2017। पेंसिल सेल, बटन का सेल, अनावृत तार, या इंसुलेटेड तार। विद्युत आपदा जो है आपका अनावृत तार है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CPR का अर्थ है, CPR का अर्थ है, देखिए इसमें आपको P का अर्थ तो दिया है, P का अर्थ आपको दिया है पुल्मोनरी रिसोसिएशन। आपको जो है C का अर्थ बताना है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, कोर्डियल, कार्डियो, क्रिटिकल। तो आपको बता दें कि CPR का मतलब होता है कार्डियो पुल्मोनरी रिसोसिएशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन लेयर बना है। ओजोन लेयर जो बना है आपको 1 ऑक्सीजन अणु O, 2 ऑक्सीजन अणु O2, 3 ऑक्सीजन अणु O3, 4 ऑक्सीजन अणु O4। तो ओजोन लेयर जो आपको बना है 3 ऑक्सीजन अणु से बनता है, इसलिए O3 आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? कौन एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं है? सामान्य वर्षा का पैटर्न, समुद्र तल का बढ़ना, ग्लेशियर का गलना या वर्षा के पैटर्न में बदला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है सामान्य वर्षा के पैटर्न पर आधारित है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको हम बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो है प्रमुख ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? नदी, वर्षा, वर्षा का जल, भूमिगत जल। जल का प्राथमिक स्रोत दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि सभी में एनसीबीटी अगस्त 2015 सभी क्वेश्चन VVI हैं, आपको याद करना होगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जल का प्राथमिक स्रोत आपको हम बता दें कि वर्षा का जल है। आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वायु में जल वाष्प का वायु में द्रव जल की छोटी बूंदों में से क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन या वाष्पीकरण या प्रिसिपिटेशन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको हम बता दें कि वायु में जल वाष्प का वायु में द्रव का जल की छोटी बूंदों में से कंडेंसेशन जो है कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नापन रिन्यूअल ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन नापन रिन्यूअल ऊर्जा स्रोत है? सौर, कोयला, मेथेन, हाइड्रो विद्युत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में कौन नापन रिन्यूअल ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है? झील, नदी, बारिश का पानी, कुएं का पानी। दोस्तों आपको हम बता दें कि पानी का प्रथम स्रोत जो है बारिश का पानी है। ये आपको अभी 32 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताया। जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा का जल है, पानी का प्राथमिक स्रोत वही सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज आपका इधर है, जल है इसमें पानी है। तो बारिश का पानी। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपने वातावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है? आपने वातावरण के संबंध में जीवित चीज़ों को अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी, प्राणी या पारिस्थितिकी या इकोलॉग या अर्थशास्त्र। तो वातावरण के संबंध में जीवित चीज़ों को पारिस्थितिकी कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत कौन सा है? जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत कौन सा है? जंगल की आग, घरेलू बिजली उपकरण, भूमिगत कोयला खाने, ऑटोमोबाइल विकास। तो जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत जो है ऑटोमोबाइल विकास है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, खनिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने गए उपयोगी उत्पाद को क्या कहा जाता है? खनिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने गए उपयोगी उत्पाद को क्या कहा जाता है? बेकार का पदार्थ, फिर से उपयोग, कच्चे माल के उपयोग में कमी, बेकार ठोस का प्रबंध, सामग्री का पुनर्चक्रण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खनिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने गए उपयोगी सामग्री का पुनर्चक्रण होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
कौन एक नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा है, सौर, वायु, कोयला या वर्षा? तो आपको हम बता दें कि कौन एक नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा है, तो कोयला आपको जो है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आदमी और उसके कार्य के वातावरण के बीच के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, एग्रोनॉमिक्स, जीवन विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान? आदमी और उसके कार्य के वातावरण के बीच के संबंध को वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो, ये सभी प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है ही, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे। मैं आपको अगला चैप्टर लेकर बहुत जल्द आ जाऊंगा। जो अगला चैप्टर है आपका श्रमिक कानून है, यानी कि लेबर लॉ, इसके बारे में आपको अब बताऊंगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।